Yes, okay. So, Indian High Court Act 1861. As we discussed, that the main purpose was to abolish all the Supreme Courts or the lower courts in the provinces and establish a structure of High Court इन ऑल दी टाउन्स एंड द प्रेसिडेंसीज। तो मेन हाई कोर्ट एक्ट का यही था कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट का फंक्शन यही था कि टू एबॉलिश द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी हमारी प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास को, कोलकाता, बंगाल, सब ये सब थे, उनको वहां पे से नॉर्मली सबको हटाना, एक प्रॉपर हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना। तो एज वी रीड द फर्स्ट पॉइंट, द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट was passed by the British Parliament on 6th August 1861 and was titled as an act for establishing high courts judicature in India। उसका एक्ट का नाम, जैसे हमने डिस्कस किया कि उस एक्ट का नाम ही दे दिया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, कि ये जो एक्ट है इसका काम ही खाली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करना इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। ठीक है। its main function was to abolish the supreme courts and the Sardar Adalats in the three presidencies एंड टू एस्टैब्लिश द हाई कोर्ट्स इन देयर प्लेस। तो इसका मेन पर्पस तो यही था, एक्ट ये बनाया ही था एक्ट इसीलिए कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट हो गए हमारे सरराजा इम्पे इम्पे वाले, सबको इम्पे को किम्पे कर दो और नॉर्मली एक हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म करो सो दैट एवरीथिंग कैन बी डन स्मूथली। सॉरी गाइस। ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स थे लोअर कोर्ट्स के, हाई सुप्रीम कोर्ट के, सब रिकॉर्ड को वहां भेज दिया गया। नॉर्मली से जो हमने हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए थे, रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वेरियस कोर्ट्स बिकेम द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। जो जो एरिया, जो जो प्रेसिडेंसीज थे वहां वह वो उनके हो गए। इट गेव पावर अथॉरिटी in Her Majesty to issue letters patent under the Great Seal of the United Kingdom to erect and establish high courts of judicature at Kolkata, Madras and Bombay। मतलब ये हाई क्राउन से लेटर मिला, मतलब परमिशन मिली कि यू कैन एस्टेब्लिश हाई कोर्ट्स एट इन द टाउन्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो अभी ये आ गए क्वालिफिकेशन, सॉरी, ये आ गए हमारे क्वालिफिकेशन। ईच हाई कोर्ट वाज टू कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड एज मेनी एज पिसाइन जजेस नॉट एक्सीडिंग 15। हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होना चाहिए नॉर्मली, और 15 अदर अदर जजेस, और अगर मैजिस्ट्रेट को कुछ और लगता है तो और लोग को भी अपॉइंट कर सकते हैं। हु बिकेम द हाई कोर्ट जज और हु वाज एलिजिबल टू बिकेम द हाई कोर्ट जज। ठीक है। जजेस वेर सेलेक्टेड आउट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैरिस्टर मस्ट हैव 5 years ऑफ मोर एक्सपीरियंस अगर उसको जज होना है तो। members of coveted civil services, sorry, civil service है guys, civil service of not less than 10 years of standing experience and who should have served as जिला judges for at least 3 years। वो जिला पंचायत में, जिला जितने नॉर्मली जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, अगर वहाँ पे 3 साल काम किया रहेगा तो, या मेंबर ऑफ अ कोवेटेड सिविल सर्विस, हमारे सिविल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 10 साल तक काम किया रहेगा तो ही इज एलिजिबल to become a judge of a high court। person who shall person who shall have held judicial office, अगर किसी कोई जज नॉर्मल पर्सन हो, उसने जुडिशियल ऑफिस, जुडिशियल ऑफिस मतलब he was there as a judge in the lower courts, तो वो भी एप्लीकेबल है, बट he should have experience relating to that। each high court was to have and exercise all such civil, criminal, admiralty and vice admiralty, testamentary, intestate, matrimonial jurisdiction and original and appellate jurisdiction। ओवरऑल जुरिडिक्शन सब कवर किया था 1861 के हाई कोर्ट एक्ट में। जुरिडिक्शन मतलब क्या क्या केसेस वो ट्राई कर सकता था। सिविल हो गया, ठीक है, क्रिमिनल हो गया, एडमिरलिटी ऑन द हाई सीज मतलब पानी में हमारे शिप्स के केसेस ऑन द हाई सीज, वाइस एडमिरलिटी रिलेटिंग टू दैट, सिमिलर टेस्टामेंट्री रिलेटिंग टू विल्स, ठीक है, विल्स कोडिसल्स हमारे रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, इंटेस्टेड इंटेस्टेड सक्सेशन अगर कोई बिना विल बनाए मर गया वो, फिर मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन शादी के केसेस या डिवोर्स के केसेस, देन ओरिजिनल एंड अपीलेट, अपीलेट जुरिडिक्शन अपील्स के भी केसेस लेता था, देन ओरिजिनल जो फर्स्ट केसेस जो उसको रीच करते थे वो केसेस लेता था। तो मोस्टली इट कवर्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द जुरिडिक्शन, ऐसा देखा जाएगा तो। ठीक है। देन द हाई कोर्ट वाज टू हैव सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। ठीक है। सब
ही वाज द हाईएस्ट कोर्ट, तो उसकी सुपरिटेंडेंस सब पे, मतलब ही वाज द सुपीरियर, एंड जितने भी लोअर कोर्ट्स थे उसके अंडर। ठीक है, द हाई कोर्ट वाज टू हैव सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स सब्जेक्ट टू इट्स एपेलेट जुरिडिक्शन। जो अभी अपील का स्ट्रक्चर था, अगर उस पे कवर है तो नहीं। It got power authority to call for return, to transfer any suit or appeal from one court to another, जो जैसे आज भी यही स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है ट्रांसफर ऑफ केसेस का, ठीक है ना। तो सिमिलरली उस वक्त भी था, इट गॉट पावर अथॉरिटी टू कॉल फॉर रिटर्न और टू ट्रांसफर एनी सूट और अपील from one court to another, and to make the issue general rules for regulating the practice and proceedings of such courts. He can tell about the practice and procedures to be followed, जैसे नॉर्मली अगर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो अगर वो कोर्ट्स में नहीं वो प्रॉपर हो रहा है, तो ही कैन हाई कोर्ट कैन टेल दैट आपको ये प्रोसीजर्स, ये रूल्स, ये पार्ट फॉलो करने हैं, कोई केस को ट्रांसफर करना है या लोअर कोर्ट्स में से हायर कोर्ट्स में से, तो ही उस वक्त इनको ये अथॉरिटी भी दी गई थी। तो ये अथॉरिटी के इसमें बात डिस्कशन किया गया है। सिमिलरली आज भी ऐसे ही है, हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, अगर जैसे उसका जुरिडिक्शन के ऊपर रहता है, तो ये देन द चार्टर ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट वाज इशूड ऑन मई 1862। ये कोलकाता में कब एस्टैब्लिश किया गया था कोर्ट, वो बताया है डेट, एंड वाज पब्लिश इन कैलकाटा इन 1 जुलाई 1862, एस्टैब्लिशिंग द हाई कोर्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। फिर द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर इशूड ऑन जून 26 1862। दीज कोर्ट्स वर इनॉग्रेटेड ऑन द 14th एंड 15th अगस्त। ये तो डेट्स दी है, ये चलेगा, इतना याद नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसिल कैंसिल नहीं कैंसिल नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ ये ऐसे ही। ये इशू, ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, ठीक है। बट ये एपेलेट जुरिडिक्शन, ये जो ट्रांसफर वाला केसेस का पॉइंट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आया तो। देन ये तो ओवरऑल क्वालिफिकेशंस। देन फिर हमारा पीछे क्या है, हाँ फिर कहाँ का कब कोड बना, मेन फंक्शंस। चलो ठीक है। तो हाई कोर्ट्स एक्ट में, जैसे हमारा एक्ट का नाम ही है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, तो मेन पर्पस था जितने भी पुराने कोर्ट्स थे उनको एबॉलिश करो, उनको खत्म करो, एक हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करो, सो दैट द थिंग्स कैन मूव फ्रीली एंड स्मूथली। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, उनको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस एस्टेब्लिश करने के पावर भी दे दिए गए, उनकी ड्यूरिडिक्शन भी उनको बता दी गई, उसके अंदर ओवरऑल सब उनको बता दिया था कि बट देयर वर सम लूप होल्स, जैसे रेवेन्यू के मैटर्स। तो रेवेन्यू के मैटर्स हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ये अलग, ये जो पूरा पार्ट है ना गाइस, ये जो नाइन सॉरी 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जो का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, 5 मिनट्स ही है तो हो जाएगा 40 मिनट्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओवरऑल पूरा एक्ट था। जैसे अब अभी एक्ट बनते हैं, आपने देखा होगा हमारा कंपनी लॉ का एक्ट है, ठीक है, लेबर लॉ के एक्ट्स हैं, तो इस तरह ये पूरा एक एक्ट ही था, समझ रहे हो आप। तो ये एक्ट के अंदर एक सब पार्ट था हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में, उसके अंदर का ओवरऑल प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कशन था उसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, ठीक है। तो बट ओवरऑल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था वो नहीं करना है, बट मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया हुआ है आप लोगों के लिए, तो ये फटाफट मैं बोल देता हूँ। बट हाई कोर्ट्स की फंक्शनिंग हमें देखनी है उसके अंदर, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है। The Government of India Act was an act of the Parliament of the UK which consolidated prior acts of Parliament concerning British India into a single act. It was passed in July 1915 and went into effect from 1st January. बेसिकली मैंने जैसे इसमें डिस्कस किया था, तो जितने भी पुराने एक्ट्स थे, पुराने जब से ब्रिटिश आया था, उस सबको हटा दिया गया, सबको A to Z। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रॉपर एक्ट लेके आया गया फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द क्राउन इन इंडिया। जैसे देखिए, द एक्ट रिपील्ड 47 प्रायर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, 47 स्टार्टिंग फ्रॉम द विद एन एक्ट ऑफ 1770। सबसे पहला एक एक्ट जब उन्होंने बनाया था 1770 से, सब उड़ा दिए वो लोगों ने, एंड रिप्लेस देम विद अ सिंगल एक्ट कंटेनिंग, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 135 सेक्शंस थे और 5 शेड्यूल्स था। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, प्रॉपरली समझ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन था फॉर द क्राउन, फॉर द ब्रिटिश क्राउन। Then it was introduced in the House of Lords, where it was refers to joint committee parliament, जिनको जिनको रिफर किया गया।
The committee removed several provisions which went beyond simple consolidation of existing law. तो ये तो उसका स्ट्रक्चर बताया गया, किस किस कमेटी को भेजा गया, उन्होंने क्या क्या किया, उसमें क्या चेंजेस किए, वो बताया गया है। तो ओवरऑल ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ये ओवरव्यू है, छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा है। हम्म तो ये था, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 reinstated provisions provided for the Indian High Courts Act 1861 and 1911। जितने भी प्रोविजंस थे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए 1861 के हाई कोर्ट्स एक्ट के अंदर। एक 1911 में भी आया था, बट वो हमारे लिए सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए मैंने खाली डेट रखा है उसका। By virtue of the powers conferred by section 113 of the Government of India Act, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 113 सेक्शन के अंदर पार्ट है ये। Courts were established in Lahore, Punjab, and Delhi to be called High Court of Judicature of Lahore. The High Court of Judicature at Lahore was a court of record। ये एक एस्टेब्लिशमेंट को लाहौर हाई कोर्ट का था, उसके अंदर एक नया कोर्ट, जैसे खाली हमारे 1861 में कितने थे, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। देन दे एस्टेब्लिश इन पंजाब, ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड हाई कोर्ट, एंड एक लाहौर वाला पार्ट एक सेक्शन 133 में ये भी एस्टेब्लिश किया गया। देन दिस वन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रॉट अबाउट वन फर्म रिफॉर्म, and this was with regards to the jurisdiction of the high courts. It was held that no high court could exert original jurisdiction over matters concerning revenue। रेवेन्यू पे इन्होंने डिस्कस कर दिया कि रेवेन्यू के मैटर्स आप नहीं देख सकते, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पार्ट था, तो रेवेन्यू के पार्ट से उनको अलग कर दिया, ऐसा था। इट वाज हेल्ड दैट इन दिस एक्ट नो हाई कोर्ट could exert original jurisdiction over matters concerning revenue or any act done concerning or in relation to रेवेन्यू का चीजें वो नहीं देख सकते थे। सिंपली ये कह दिया गया था 1950 1915 में हाई कोर्ट्स में से एक ये चीज मेंशन की थी। ओवरऑल ये जो 1915 में हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ऐसा है। देन ये सेम, a barrister of England, Ireland, member, faculty, Scotland, not less than 5 years, not less than 5 years है guys, ये 5 है, लिव हो गया सॉरी। member of an Indian civil service of not less than 10 years standing, ये qualifications है। A person having held judicial office not inferior to the subordinate court, lower court में काम किया रहेगा, judge as a being judge, और been a pleader of not less than 3 days as a lawyer, 10 साल advocate काम किया रहेगा of a high court, then he can become a judge of a high court। तो these are all the qualifications। then ये tenure है ड्यूरिंग द मैजेस्टीज प्लेजर, जब तक क्राउन है, जब तक वो गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है तब तक ही विल बी देयर, ठीक है। एनी सच जज में रिजाइन इन ऑफिस एज द केस में बी एट कैलकाटा टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, रिजिग्नेशन किसको देगा, गवर्नर जनरल को। प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंस ऑफ हाई कोर्ट जज, किसका रूल प्रिवेल करेगा, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल हैव रैंक एंड प्रेसिडेंस बिफोर द अदर जजेस, चीफ जस्टिस सबसे ऊपर रहेगा, देन अदर जजेस, फिर ऑल अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल हैव रैंक एंड प्रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी। जैसे हाई कोर्ट के जजेस हैं, जैसे एक चीफ जस्टिस एंड 15 जजेस, तो 15 जजेस में जो नॉर्मली जो जजेस रहेंगे वो सीनियरिटी बेसिस पे रहेंगे, तो उनके वो बताया गया है ऑन व्हाट बेसिस उनकी रैंकिंग की गई है कि कौन ऊपर बैठेगा उसके ऊपर बैठेगा, ऐसा था। एंड जुरिडिक्शन, इट कवर्ड एवरीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिटेड ऑन हाई सीज, powers and authority over in relation to administration of justice, including power to appoint clerks and ministerial officers and power to make rules regulating practice of the court। Similarly इसे हमने 1861 में देखा था कि क्या क्या उनके jurisdiction थे वो। and patents on such jurisdictions, power and authority are vested in those courts respecting commencement of this act। It covered everything। The several high courts are courts of record, have such jurisdiction, original appellate, ठीक है, including admiralty jurisdiction in respect of offices committed on the CICs and all other powers and authorities over in relation to the administration of justice and all other, इसमें सब कवर हो जाता है, देखिएगा तो। एक सेकेंड। in respect of offences committed on the high seas and all such powers and authority over in relation to the administration of justice, इसमें सब कवर हो जाता है, देखा जाएगा तो ये जुडिक्शन उनको दिया था। एक क्लर्क को भी अपॉइंट कर सकते थे, ठीक है। एंड एनी अदर सच प्रोविजंस, पीछे है कुछ, हाँ। देन एग्जाम्पशन फ्रॉम जुडिशन, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। गवर्नर जनरल जितने भी थे, काउंसिल्स हो गए और गवर्नर लेफ्टिनेंट हो गए एंड मिनिस्टर अपॉइंटेड जिसमें भी है, shall not be subjected to the original jurisdiction of any high court by reason of anything counseled, ordered or done by them in public capacity।
अगर वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो दे विल नॉट कम कम अंडर द परव्यू ऑफ ओरिजिनल जुडिशन। उनको एग्जेम्पशन था कि इनको गवर्नर जनरल को, काउंसिल को, इनको एग्जेम्पशन था कि अगर वो कुछ ऐसे नॉर्मली अपना वर्क इन ऑफिशियल कैपेसिटी काम करते हैं और वो गलत होते थे तो दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, बी लायबल टू बी अरेस्टेड और इम्प्रिजमेंट, और उनके ऊपर कोई भी सूट या प्रोसीडिंग हम हाई कोर्ट में नहीं कर सकते थे। सिंपल। बी सब्जेक्ट टू ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ एनी हाई कोर्ट। उन पे सब बेसिकली उनको पूरी तरह से इम्यूनिटी दी गई थी इन ऑफिशियल कैपेसिटी, बीइंग अरेस्टेड हो गया, बीइंग सूट्स फाइल, क्रिमिनल नेचर, ठीक है, liability to arrest, implement shall action to the chief justice and other judges of several high courts, but the exemption under this section, ये जो लास्ट पार्ट है हमारा, the exemption under this section from liability to arrest and imprisonment shall extend also to the chief justice and other judges of high court। similarly ये किनको एक्सटेंड कर दिया, चीफ जस्टिस को भी ऑफिशियल कैपेसिटी में, अदर जजेस, तो उनको भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये भी था। लॉ टू बी एडमिनिस्टर्ड, ये किस कौन था क्या, पर्सनल लॉ बेसिकली वो लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, सेम पार्टी है तो सेम लॉ। अगर अगर अदर अदर अलग अलग पार्टी है, कहीं हिंदू है मुस्लिम है, द डिफेंडेंट डिफेंडेंट का जो कस्टम लॉ प्रिवेल करता है तो वो सब्जेक्ट वो हम लॉ यूज करने वाले थे। तो इसमें ये लिखा है गाइस। कितना टाइम है? हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो लॉ टू बी एडमिनिस्टर्ड, इसमें ये वाला पार्ट है, जैसे अलग अलग पार्टीज रहती थी तो उसमें क्या होता था, डिफेंडेंट का जो डिफेंडेंट था उसके पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होते थे, बट अगर सेम पार्टी थी तो सेम लॉ एप्लीकेबल होते थे, हिंदू तो हिंदू लॉ, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ। सिमिलरली ये डिस्कस किया गया है। केसेस सब देखते थे इन द मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेस, लैंड, गुड्स, मैटर ऑफ contract dealing in party between both, when parties are subject to the same personal law or custom having force of law, decide according to that personal law। Simple। अगर सेम है तो सेम, but when the parties are of different personal laws or customs having the force of law, decide according to the law of custom to which the defendant is subject। जो डिफेंडेंट पे देखा जाता था। ठीक है, अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैंने किसी नॉर्मली अदर कास्ट हिंदू पे केस किया हो तो डिफेंडेंट जो है उस बेसिस पे वो केस को देखते थे। तो इस तरह लॉ टू बी एडमिनिस्टर्ड इन्होंने इस तरह डिस्कस किया गया था। चलिए ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा यही स्ट्रक्चर था। तो इसमें बस खास खास क्या है जानने, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 थोड़ा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू एग्जाम। फिर देन 1915 में बेसिकली रेवेन्यू, दिस रेवेन्यू वाला पार्ट इज इम्पोर्टेंट, दिस रेवेन्यू। देन एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन भी थोड़ा, चलिए ऐसा कभी पूछता तो है नहीं, बट वी विल सी दिस लेटर, अपने पास है तो अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे इजीली। एग्जेम्पशन वाला थोड़ा पार्ट, किस किस को एग्जेम्पशन था, गवर्नर जनरल को, चीफ जस्टिस को, उनके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता था, उन पे कोई सूट फाइल नहीं कर सकते थे, तो ये एक पार्ट है।